तो हेडिंग लगाइए दाब यानी कि प्रेशर, और इसको हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर जो दाब होता है वो होता क्या है। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर आपने कोई एक नुकीली सुई ली और उस सुई को आप लोगों ने दाब लगाकर अपनी स्किन के अंदर उसके ऊपर दाब लगाया, तो वो जो सुई होती है वो आपकी स्किन के अंदर चली जाती है या नहीं। इंजेक्शन वगैरह आप लोगों ने खाए होंगे तो वहां पे भी यही होता है ना। लेकिन अगर उस सुई की जगह आप लोग कोई एक चम्मच ले लो, चम्मच है उसके पीछे का सिरा ले लो, और आप उतना ही प्रेशर उस चम्मच के सिरे पर लगाओ जितना प्रेशर आपने उस सुई के ऊपर लगाया था, तो क्या बताओ वो जो चम्मच का सिरा है वो आपकी स्किन के अंदर चला जाता है क्या? नहीं जाता है ना। तो आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है क्या कि मतलब बल तो हमारा इंपॉर्टेंट है कि हमने कितना बल लगाया, लेकिन बल के साथ साथ जिस बल जो है जिस क्षेत्र पर लग रहा है, जिस क्षेत्रफल पर हम बल लगा रहे हैं वो क्षेत्रफल भी हमारा इंपॉर्टेंट है। जितना छोटा क्षेत्रफल था तो हमारा जो प्रतिघात यानी कि जो प्रतिघात होता है वो ज्यादा था। भाई हमारी सुई का क्षेत्रफल बहुत छोटा था, हमने प्रेशर लगाया तो वो हमारी स्किन के अंदर चली गई यानी कि प्रतिघात ज्यादा हुआ। सिमिलरली यही काम जब हमने चम्मच के लिए किया तो चम्मच का जो एरिया था वो बड़ा था, उस पर हमने उतना ही बल लगाया तो भी वो हमारी स्किन के अंदर नहीं गया, यानी कि हमारा प्रतिघात क्या हुआ? कम हुआ। और इसी प्रतिघात को हम लोग नॉर्मली कहते हैं दाब यानी कि प्रेशर। तो आप लोगों को क्या समझ में आया कि बल के साथ साथ हमें वो हमारा वो एरिया भी इंपॉर्टेंट होता है जिस पर हम वो बल लगा रहे हैं। जितना कम एरिया होगा उतना ही प्रतिघात हमारा क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा नहीं होगा। और अभी अब जब हम प्रेशर का फॉर्मूला देखेंगे ना तो उससे भी हमें ये चीज समझ में आएगी। P = होता है F/A, यानी कि बल जितना ज्यादा उतना ही प्रेशर ज्यादा, लेकिन एरिया जितना ज्यादा उतना ही हमारा प्रेशर कम होता है, यानी कि हमारा प्रतिघात कम होता है। तो अब हम आते हैं हमारे फिजिक्स में कि ये तो हम लोगों ने एक नॉर्मल सी बात करी कि नॉर्मल लैंग्वेज में दाब को हमने समझाया। अब हम इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में कैसे समझाते हैं उसकी बात करते हैं। तो दाब क्या होता है? किसी तरल द्वारा, कोई भी तरल है उसके द्वारा, कोई मान लिया A क्षेत्रफल है तो किसी तरल द्वारा A क्षेत्रफल पर आरोपित जो अभिलंबवत जो बल होता है, अभिलंबवत बल जिसको मैंने कहा F, तो इस F और A का जो अनुपात होता है यही हमारा दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? दाब, यानी कि जो P एवरेज, और ये जो दाब होता है इसे हम कहते हैं औसत दाब। क्या कहते हैं? औसत दाब, इसलिए मैंने इसको लिखा P एवरेज। तो P एवरेज का फॉर्मूला क्या बना? P एवरेज = F/A। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है कि हम जो बल लगा रहे हैं वो अभिलंबवत बल है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा, आखिर हम जो बल लगा रहे हैं वो अभिलंबवत ही क्यों है? ठीक है, हम क्षैतिज दिशा में भी तो बल लगा सकते हैं। तो क्षैतिज दिशा में अगर आप बल लगा रहे हो तो याद कर लीजिए न्यूटन सर का थर्ड नियम। न्यूटन सर का थर्ड नियम क्या कहता है? क्रिया प्रतिक्रिया का, कि जितना बल आप लगाओगे उतना ही बल वस्तु भी आपके ऊपर लगाएगी ना। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारी जो वस्तु होती है वो रेस्ट पर है, इसलिए वो क्षैतिज दिशा में गति नहीं कर रही है, क्योंकि अगर हमारा क्षैतिज बल लगा तो उस कंडीशन में वस्तु ने तरल पर लगाया तो तरल भी वस्तु पर लगाएगी ना, तो वो मूवमेंट करने लग जाएगी। हमें उसको मूवमेंट नहीं करवाना है, इसीलिए हम यहाँ पर जो बल लेते हैं वो कैसा होता है? अभिलंबवत, यानी कि हम लंबवत बल की बात करते हैं। तो लंबवत बल और जो क्षेत्रफल होता है उसका अनुपात हमारा क्या कहलाता है बच्चों? औसत दाब कहलाता है। तो यह फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, और जो चीज हमने अभी अभी समझाई वो भी यहाँ से नजर आ रहा है। अब देखो हमारा जो क्षेत्रफल होता है उसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं ना। तो हम इसको लिमिट के रूप में लिखेंगे तो तब दाब P क्या हो जाएगा? लिमिट डेल्टा A टेंड्स टू 0, यानी कि हमारा जो क्षेत्रफल है उसको हम लोग छोटा कर सकते हैं तो हम उसको टेंड्स टू 0 मानेंगे, मानते हैं ना मैथमेटिक्स में भी। तो P = हो गया लिमिट डेल्टा A टेंड्स टू 0 del F/del A, ये मेरा कहलाता है दाब। तो आपको दाब समझ में आया। इस डायग्राम से भी आप लोग ये चीज आसानी से देख सकते हो कि ये जो बल लग रहे हैं ये अभिलंबवत बल लग रहे हैं, ओके। और ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है वो है डेल्टा A, और लगने वाला अभिलंबवत बल क्या है? डेल्टा F। तो ये हो गया P का फॉर्मूला। तो दाब आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो दाब जो होता है वो एक अदिश राशि होती है। दाब जो होता है वो क्या होती है बच्चों? एक अदिश राशि होती है। अब इसका मात्रक और इसकी विमा तो आप खुद निकालेंगे, ये तो आप लोगों के लिए हमेशा की तरह होमवर्क है। मात्रक क्या होता है? दाब का जो मात्रक होता है अगर फॉर्मूले से देखें तो क्या हो जाएगा? N/मीटर²। F का जो मात्रक है वो न्यूटन, A का क्या हो जाएगा? मीटर²। और इसी को हम कहते हैं पास्कल।
क्या कहते हैं, पास्कल पीए। क्या कहते हैं बच्चों, पास्कल पीए। तो इसका स्टैंडर्ड मात्रक क्या है, पास्कल या फिर न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। ओके, चलिए दाब का और भी बहुत सारे मात्रक होते हैं। तो दाब का जो एक अन्य मात्रक है वो होता है एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडलीय। तो इसे हम कहते हैं ATM, ये इसका एक अदर यूनिट है इसकी। और एक जो ATM होता है, यानी कि एक जो एटमॉस्फेयर होता है, उसमें कितने पास्कल होता है आपको ध्यान में रखना है। बहुत बार एग्जाम में ये चीजें पूछ ली जाती है। इसमें होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। तो 1 एटमॉस्फेयर में इतने पास्कल होते हैं, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। अब हम एक छोटी सी चीज और यहाँ पढ़ता है घनत्व के बारे में। वैसे आप लोग घनत्व मैंने आपको पढ़ाया भी था, जब यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आप लोगों को वहां पर थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया था। डेंसिटी, घनत्व को हम कहते हैं डेंसिटी, और इसे हम लिखते हैं रो से। ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है ना, इसे कहते हैं रो। तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान और आयतन का जो अनुपात होता है वही हमारी डेंसिटी घनत्व कहलाती है। तो रो क्या होती है, M/V। आयतन को हम कैपिटल V से लिखते हैं। तो यहाँ से आप इसकी विमा और मात्रक आसानी से निकाल सकते हैं। ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं। चलिए अब देखो, डेंसिटी जो होती है वो भी एक अदिश राशि होती है नहीं होती है, होती है। द्रव, हमारे जो द्रव होता है वो असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य होते हैं नहीं होते हैं। अतः किसी द्रव का जो घनत्व होता है वो सभी दाबों पर लगभग अचर रहता है। हमारे जो द्रव होते हैं वो असंपीड्य होते हैं ना, आपने दबाया छोड़ दिया तो वापस अपनी अवस्था में आ गए। इसी वजह से हमारे द्रव का जो घनत्व होता है वो सभी दाब पर लगभग कैसा रहता है बच्चों, अचर रहता है। जबकि गैसों में दाब में परिवर्तन से, लेकिन जो हमारी गैस होती है उनमें हम दाब में परिवर्तन करें तो हमारा घनत्व जो होता है वो भी परिवर्तित होता है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, द्रव और गैस में ये डिफरेंस है जो आपको नजर आया कि द्रव जो होता है वो असंपीड्य होता है, जिसकी वजह से इनका जो घनत्व होता है वो सभी दाबों पर लगभग अचर रहता है। जबकि हमारी जो गैस होती है उनमें अगर हम दाब में परिवर्तन कर दे तो हमारे घनत्व में भी क्या होता है बच्चों, परिवर्तन होता है। तो ये मतलब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को माइंड में रखने हैं। अब देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है, इसको भी आपको याद करना है। बहुत बार ये एग्जाम में जब हम न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं ना तो उनमें ये चीज़ नहीं दी जाती है, क्योंकि कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड होती है। तो एग्जामिनर ये मान के चलता है कि बच्चे को ये चीज़ आनी चाहिए, उसे पता होनी चाहिए, तो वो नहीं भी देता है। तो इसीलिए आप लोगों को कुछ चीज़ें जो है वो आप लोगों को याद रखनी ही है। याद रखिएगा कि 4 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करें तो कितना आएगा, 277 केल्विन। तो इसके ऊपर हमारा जो जल होता है उसका जो घनत्व होता है वो कितना होता है, इतना 1 × 10⁻³ kg मीटर की पावर -3 होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 4 डिग्री सेल्सियस या फिर 277 केल्विन के ऊपर हमारे जल का घनत्व 1 × 10⁻³ kg/m³ होता है। अब ये हमें याद रखना है, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो हमें पता होनी चाहिए। अब ये देखो यूज भी आएगी अभी। अब हम बात करते हैं आपेक्षिक, ये आपेक्षिक है, इसको आप सही कर लेना, आपेक्षिक घनत्व की। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, इसे हम कहते हैं विशिष्ट गुरुत्व भी कहते हैं। अब ये क्या होता है, देखो कोई भी पदार्थ है, किसी भी पदार्थ का घनत्व और हमारा जो जल है ना उसका 4 डिग्री सेल्सियस पर जो घनत्व होता है उनका जो अनुपात होगा वही हमारा आपेक्षिक घनत्व या फिर विशिष्ट गुरुत्व कहलाता है। तो अब देखो 4 डिग्री सेल्सियस पर आपको जल का घनत्व पता होना चाहिए ना। जैसे वो आपको न्यूमेरिकल दे दे कोई भी, बताइए इस पदार्थ का अपेक्षित घनत्व या इस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कितना होगा, तो आपको पदार्थ का घनत्व दे देगा और वो बोलेगा बताइए इसका आपेक्षिक कितना होगा। तो आप लोग क्या करिए, पदार्थ के घनत्व को 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का घनत्व है उससे डिवाइड कर दीजिए, वो उसका अपेक्षित घनत्व में मिल जाएगा। ओके, तो आपको ये वैल्यू पता होगी तभी तो कर पाओगे ना, ऐसे थोड़ी कर पाओगे, इसलिए आपको ये याद करना है। तो और यह हमारा जो अपेक्षित घनत्व होता है यह भी एक अदिश राशि ही होती है। तो आप लोग ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी डेफिनेशंस है जिनको आपको माइंड में रखना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम जिसे हम कहते हैं पास्कल का नियम। अब देखो ये पास्कल का जो नियम होता है ये होता क्या है, पास्कल का जो नियम है वो ये है कि इस नियम के अनुसार पात्र में रखे, कोई एक पात्र है जिसमें कोई एक तरल है, ठीक है, तो पात्र में रखे तरल के किसी भाग पर जब आप बाह्य जो दाब है
बाह्य जो दाब है वो आरोपित करते हो, तो यह जो दाब होता है ना, बिना किसी हानि के सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। यानी कि पास्कल का जो नियम है वो क्या कहता है कि आपने कोई एक पात्र लिया, उसमें कोई तरल है, अब इस तरल के ऊपर अगर आप कोई बाह्य दाब आरोपित कर रहे हो ना, तो इसमें कोई हानि नहीं होगी और ये सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। इसे हम कहते हैं पास्कल का नियम। अब देखो, तरल दाब के संचरण के लिए, तो तरल दाब का संचरण ही तो हो रहा है, तो इसे ही हम पास्कल का नियम कहते हैं। यानी कि जैसे मैंने कोई एक पात्र ले लिया और इस पात्र में कोई तरल है, इसके ऊपर मैंने जैसे कोई 3 पॉइंट ले लिए ए, बी और सी, और इन तीनों पॉइंट पर मैंने जब प्रेशर लगाया, जैसे इसके ऊपर लगने वाला प्रेशर है एफ ए, एफ बी, एफ सी, इनके ऊपर प्रेशर लग रहे हैं, लंबवत हमने कोई बल आरोपित किए, तो इन पॉइंट्स के ऊपर जो दाब होगा वो मेरा समान होगा। यानी कि पी ए बराबर पी बी बराबर क्या होगा बच्चों, पी सी होता है। और बल जो है वो आपको लंबवत ही आरोपित करना है, ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसे हम कहते हैं पास्कल का नियम। अब देखो, गहराई के साथ दाब में क्या परिवर्तन होता है, यानी कि गहराई के साथ कोई तरल है, उसमें गहराई के साथ पे दाब में किस तरह से परिवर्तन होता है, हम उसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। तो हमने क्या कर लिया, हमने एक डायग्राम लिया, माना कि कोई एक पात्र है जिसमें हमने द्रव को विरामावस्था में माना, हमारा जो द्रव है वो विरामावस्था में है, और हमने इसमें क्या किया, बिंदु 1 से बिंदु 2, देखो ये है बिंदु 1, ये बिंदु 1 है और ये बिंदु 2 है, इन दोनों के बीच की दूरी को मैंने माना h। क्या माना कि कोई एक पात्र है जिसमें हमारा द्रव विरामावस्था में है, और मैंने क्या माना कि इसमें एक बेलनाकार अवयव मैंने ले लिया, इस बेलनाकार अवयव में मैंने 2 पॉइंट चुने 1 और 2, इन दोनों के बीच की दूरी है h। यानी कि अगर हम इसको अदर लैंग्वेज में कहें तो ये भी कह सकते हैं कि बेलन की जो ऊंचाई है वो है h, यही तो हुआ। चलिए, और मैंने मान लिया कि इसका आधार क्षेत्रफल कितना है, a है, आधार क्षेत्रफल a है, और यह जो बेलन है यह भी विरामावस्था में है, यानी कि ये गति नहीं कर रहा है, ये भी विरामावस्था में है। अब देखो, इस बेलन के ऊपर, यह बेलन जो है वो मेरा विरामावस्था में, इट मीन्स इसके ऊपर जो क्षैतिज बल लग रहे हैं, तो परिणामी जो क्षैतिज बल है वो 0 है, तभी तो ये गति नहीं कर रहा। अगर परिणामी क्षैतिज बल, जैसे अगर इधर से इधर लग रहा है, तो इधर से लगने वाला क्षैतिज बल की डायरेक्शन क्या होगी, ये, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इसी वजह से मेरा जो बेलन है वो ऐसे गति नहीं कर रहा है। लेकिन इसके ऊपर ऊर्ध्वाधर जो बल लग रहे हैं, जैसे ऊपर से लग रहा है ये और नीचे से लग रहा है ये जो बल होते हैं, ये ऊर्ध्वाधर दिशा में जो बल लग रहा है वो इसके भार से बैलेंस होगा। भार क्या होगा, mg, भार जो है mg, उससे जो बल है उससे ये क्या होगा, बैलेंस होगा, होगा नहीं होगा। तो चलिए अब हम इसको लिख देते हैं। बिंदु 1 पर आरोपित बल कौन सा है, बिंदु 1, ये रहा। इस बिंदु 1 पर आरोपित जो बल है वो इस तरह से है। इस बल को मैं अगर प्रेशर की फॉर्म में लिखूं, मान लो प्रेशर है P1, इसका है P2, तो अभी हमने लिखा P होता है F/A, तो यहाँ से F बराबर क्या आ गया, PA। तो बताओ इसके ऊपर जो बल मैं F1 लिखूं ऊर्ध्वाधर दिशा में P1 के ऊपर, तो बताओ वो कितना हो जाएगा, P1 और A, एरिया तो दोनों का सेम ही रहेगा, और इसकी दिशा क्या है, नीचे की ओर। सिमिलरली बिंदु जो 2 है उस पर आरोपित बल की अगर मैं बात करूं, तो बताओ क्या होगा, P2A, क्योंकि एरिया दोनों का सेम है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की ओर। और ये जो दोनों बल है वो किससे बैलेंस होंगे, मेरे mg से। भाई mg तो लगेगा ही लगेगा ना, तो ये दोनों बल अब दोनों विपरीत दिशा में है, इसलिए मैंने कह दिया P2A माइनस P1A, और ये किससे बैलेंस हो गए, mg से। a कॉमन आ गया तो ये आ गया P2 माइनस P1, और a बाहर निकल गया बराबर mg। अब देखो, मैंने मान लिया कि जो तरल इसमें भरा हुआ है उसका जो डेंसिटी है यानी कि घनत्व है वो रो है। तो बताओ मास जो होता है वो रो इंटू वॉल्यूम होगा नहीं होगा, अभी मैंने पढ़ा है, रो जो होता है डेंसिटी वो मास बटे वॉल्यूम होती है। तो बताओ यहाँ से मास क्या आ गया, रो वी, तो यहाँ से इसको रो वी लिख दिया। अब बताओ वी जो है, जो आयतन है, उसको मैं किसकी फॉर्म में लिखना चाह रही हूँ, एरिया और हाइट की फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, HA, होगा नहीं होगा। तो बस यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो m की, तो ये आ गया इतना, a से a कट गया, तो ये आ गया P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो HG। यानी कि बिंदु 1 और बिंदु 2 के बीच में जो दाबांतर है, बताओ ये दाब का अंतर आया नहीं आया, दाब का अंतर ही तो आ रहा है। तो 1 और 2 के बीच में जो दाबांतर है वो उनके बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी, भाई उन दोनों पॉइंट्स के बीच में दूरी कितनी है, वो हमारा जो तरल है उसका घनत्व कितना है वो, और हमारा जो G है इनके ऊपर डिपेंड करता
है, करता है या नहीं, तो ये आ गया ये। चलिए, तो यदि बिंदु एक, अब मान लो कि हमारा जो बिंदु एक है ना वो शीर्ष फलक पर हो, शीर्ष फलक पर हो, तो बताओ क्या होगा, वायुमंडल के लिए खुला होगा, होगा नहीं होगा। तो हमारा जो बिंदु एक अगर वो शीर्ष फलक पर होगा तो वायुमंडल के लिए क्या हो जाएगा, खुला हो जाएगा। तो बताओ उस कंडीशन में हमारा जो दाब होगा, उस बिंदु के ऊपर जो दाब है P1, वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, होगा नहीं होगा। और वायुमंडलीय जो दाब है उसको मैंने कहा PA, तो P1 बराबर कितना हो जाएगा, PA के। और P2 को मैंने P मान लिया, मैंने मान लिया कि P2 जो है वो P है। दोनों की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो बताओ P बराबर कितना आएगा, PA प्लस रो GH। यानी कि वायुमंडल के लिए खुली सतह के नीचे, वायुमंडल के लिए खुली सतह के नीचे की तो दाब है, ये दूसरी सतह पर ही तो दाब है। दूसरी सतह मेरी कहाँ है, नीचे। ऊपरी वाली सतह जो है वो वायुमंडल के लिए खुली है। तो वायुमंडल के लिए खुली सतह के नीचे जो दाब होता है P, वो वायुमंडलीय जो दाब है उसकी अपेक्षा रो GH अधिक होता है। जुड़ी तो रहा है इसमें वायुमंडलीय दाब और उसमें रो GH को और जोड़ दो, तो इतना आएगा मेरा P, यानी कि गहराई के साथ दाब में इतना परिवर्तन होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, दाब के परिकलन के लिए हमें तरल के स्तंभ की जो ऊंचाई है वही तो चाहिए। अब हमें इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि हमारा जो पात्र है उसकी आकृति कैसी है, उसका आकार कैसा है। बताओ इन सब चीजों का हमारे फॉर्मूले में कोई यूज आ रहा है क्या, नहीं ना। सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट है तो क्या, H है और हमारा रो है या फिर G है। तो ये होता है, ना ही इसके अनुप्रस्थ काट, ना ही हमें कोई लेना देना है कि इसका अनुप्रस्थ काट कैसा है, ए भी नहीं आ रहा है, इनमें नहीं आ रहा है ना, तो हमें इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप ध्यान रखना कि वायुमंडल के खुली सतह से H गहराई पर आप नीचे जाते हो तो हमारा जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब प्लस रो GH हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं गेज दाब की। गेज दाब क्या होता है, H गहराई पर स्थित किसी बिंदु पर जो अतिरिक्त दाब होता है ना, वही दाब उस बिंदु पर गेज दाब कहलाता है। यानी कि P माइनस जो PA होता है ना, इसे ही हम कहते हैं गेज दाब। H गहराई पर किसी बिंदु पर जो अतिरिक्त दाब होता है, तो अतिरिक्त दाब कितना लग रहा है, रो GH, तो ये कितना है, P माइनस P है, तो इसे ही हम कहते हैं बच्चों गेज दाब। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस है और फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखो हमारा जो ये इक्वेशन है, ये वाली जो हमारी इक्वेशन है, इसमें दाब के परिकलन के लिए स्तंभ की ऊंचाई, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे स्तंभ की जो ऊंचाई है वही हमें जरूरत है, ना पात्र की आकृति की जरूरत है, ना पात्र के आकार की, ना उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की। ओके, तो ये था हमारा दाब, गेज दाब, पास्कल का नियम, मतलब छोटी छोटी चीजें अभी हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। अब देखो एक होता है वायुमंडलीय दाब, अभी अभी हमने पढ़ा ना वायुमंडलीय दाब, तो ये होता क्या है ये भी पढ़ लेते हैं। पृथ्वी के किसी निश्चित क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों के द्वारा पड़ने वाला जो दबाव होता है उसे ही हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब। दोबारा देखिए, पृथ्वी का कोई एक निश्चित क्षेत्र है, उस पर वायुमंडल की जो परतें हैं ना, वो जितना दाब आरोपित कर रही है ना, वही दाब कहलाता है वायुमंडलीय दाब। या फिर हम इसको दूसरी लैंग्वेज में बोले तो क्या बोलेंगे, किसी बिंदु पर वायुमंडलीय जो दाब होता है उस बिंदु के इकाई क्षेत्र अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर उस बिंदु से वायुमंडल के शीर्ष तक की वायु के स्तंभ के भार के बराबर होता है। अब देखो समुद्र के तल पर अगर आप वायुमंडलीय दाब नापो तो ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। वो कितना होता है, इतना होता है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का मान होता है 1.013 × 10⁵ पास्कल या फिर 1 एटमॉस्फेयर, इतना होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको वायुमंडलीय दाब समझ में आया, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का जो मान होता है वो कितना होता है, इतना होता है। अब देखो एक युक्ति होती है जिसे हम कहते हैं बैरोमीटर या फिर वायु दाब मापी, ठीक है। अब देखो एक ऐसा यंत्र जिसके द्वारा वायुमंडलीय जो दाब होता है उसको मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो युक्ति होती है उसे ही हम वायु दाब मापी या फिर बैरोमीटर कहते हैं। इसमें कुछ नहीं होता, एक पात्र जो होता है उसमें एक कांच की नली होती है, इस कांच की नली में पारा वगैरह भरा हुआ होता है, इसको ऊर्ध्वाधर उल्टा लटकाता है, ठीक है। यानी कि इसका बंद सिरा तो ऊपर की ओर होता है और खुला हुआ सिरा नीचे की ओर होता है, इस तरह से इसको लटका दिया जाता है। यही युक्ति हमारी कहलाती है बैरोमीटर, वायु दाब मापी कहलाती है। बैरोमीटर में वायु दाब के मापन के लिए हम पानी, हवा, पारे इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं।
अब देखो बैरोमीटर होता है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर इस बिंदु पर मैंने यहाँ पर कोई 2-3 पॉइंट ले लिए हैं। तो इन जो पॉइंट, ये जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे मैंने एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ले लिया बी अंदर, और एक इस तरल की सतह पर बिंदु पॉइंट ले लिया सी। तो इस बिंदु के ऊपर जो प्रेशर होता है वो 0 होता है। ठीक है, अब देखो इस बिंदु पर, इसके अंदर कोई बिंदु है बी, उस बिंदु के ऊपर, और इसकी सतह पर कोई बिंदु है सी। तो इस सी बिंदु पर जो दाब होगा वो तो हमारा पीए यानी कि वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। अब हम देखना चाह रहे हैं कि हमारा जो ये वायुमंडलीय दाब है वो बताओ इस बी बिंदु पर दाब के बराबर होगा नहीं होगा। अभी हमने पढ़ा ना, तो बस यही चीज हमने यूज करी कि पीबी बराबर क्या है, पीए है। जहाँ पीए है वायुमंडलीय दाब जो बिंदु सी पर है, पीबी है बिंदु बी पर दाब। अब बताओ पीए जो होता है वो कितना होता है, रो जी एच होता है। तो जहाँ रो क्या है, ये रो है, रो तो हमारा जो पारा हमने लिया है ना इसमें, उस पारे का घनत्व है। और जो एच है वो क्या है, नली में पारे स्तंभ की ऊंचाई। ये जो पारा स्तंभ जितनी ऊंचाई पर है ना, वो ऊंचाई है मेरी एच। तो पीए आ गया रो जी एच। अब समुद्र तल पर बैरोमीटर के पारे के स्तंभ की जो ऊंचाई होती है ना, ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि समुद्र तल पर जब इसको नापा गया है ना, तो इस बैरोमीटर में इस पारे की जो ऊंचाई है ना वो 76 सेंटीमीटर मिली। कितनी मिली बच्चों, 76 सेंटीमीटर के लगभग प्राप्त होती है। तो समुद्र तल पर आपको ये ऊंचाई भी ध्यान में रखनी है। तो ये था बैरोमीटर। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो दाब के और भी बहुत सारे मात्रक होते हैं जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से यूज में आते हैं। एक तो हमने पास्कल देखा, एक हमने एटमॉस्फेयर देखा, एक टॉर होता है, एक बार होता है। ये टॉर जो होता है वो औषध विज्ञान में या शरीर क्रिया जो विज्ञान है उसमें टॉर का यूज करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एक टॉर में कितने पास्कल होते हैं, 133 पास्कल होते हैं। कितने होते हैं, 133 पास्कल होता है। इसी तरह से बार भी होता है, ये मौसम विज्ञान में यूज में आता है। मौसम जो विज्ञान होता है उसमें दाब के मात्रक को हम नॉर्मली बार से नापते हैं। तो एक जो बार होता है उसमें 10 की पावर 5 पास्कल होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 10 की पावर 5 पास्कल। और देखो इस 10 की पावर 5 पास्कल को एक तरीके से भी लिख सकते हैं, वो क्या, 100 के पास्कल। किलो आ गया ना, किलो का मतलब 3 और लगा दो तो बताओ 10 की पावर 5 बना नहीं बना, बन गया ना। तो आपको वो कैसे भी दे सकता है एग्जाम में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो 1 mm दाब का तुल्यांकी जो दाब होता है, 1 mm जो Hg है उसका 1 mm दाब का जो तुल्यांकी दाब होता है उसे ही हम 1 टॉर कहते हैं। और 1 जो टॉर होता है वो 133 पास्कल के बराबर होता है। 1 जो बार होता है वो 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। ये सारे के सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। आपको ये सब वैल्यूज याद होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं द्रव चलित मशीन की। आखिर द्रव चलित मशीन क्या होती है, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक क्षैतिज बेलन ले लिया। इस क्षैतिज बेलन में हमने 3 अलग अलग आकृति की ऊर्ध्वाधर ट्यूब लगा दी। ये ए ट्यूब है, ये बी ट्यूब है, ये सी ट्यूब है, और इस पर हमने एक पिस्टन लगा दिया। जैसे ही हमने इस पिस्टन के ऊपर दाब आरोपित किया तो हमने देखा कि इसमें भरा हुआ जो भी तरल है वो इन तीनों ट्यूब में समान ऊंचाई पर, देखो ये ऊंचाई बताओ सब में समान है या नहीं, समान ऊंचाई पर भर जाता है, भरता है या नहीं, यानी कि ऊंचाई इसमें समान है। भले आकृति अलग अलग थी लेकिन ऊंचाई हमारी क्या है, समान है। इट मीन्स हमारा जो दाब है वो तीनों में समान रूप से संचरित हो रहा है। और बताओ यही पास्कल का नियम था या नहीं था, अभी अभी हमने यही तो पास्कल का नियम पढ़ा। तो पात्र में रखे किसी तरल के किसी भाग के ऊपर जब बाह्य दाब आरोपित होता है तो यह बिना हास के सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। इसे पास्कल का अन्य नियम या अन्य रूप कहते हैं। तो ये द्रव चलित मशीन का एग्जाम्पल है जिसके द्वारा पास्कल के नियम को समझाया गया। अब देखो पास्कल जो होता है, पास्कल का जो नियम है उसके डेली लाइफ में क्या अनुप्रयोग है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग द्रव चलित जो उत्थापक होता है या द्रव चलित जो ब्रेक होते हैं ये हमारे पास्कल के नियम पर बेस्ड होते हैं। तो देखो द्रव चलित उत्थापक के बारे में हम यहाँ बात करते हैं। द्रव चलित जो उत्थापक होता है ना, यह एक ऐसी युक्ति होती है जो पास्कल के नियम पर तो आधारित होती ही है। इसके मतलब इस नियम, ये जो हमारी युक्ति है द्रव चलित उत्थापक, इसका जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को यूज करके हम भारी वाहनों को, भारी जो वाहन होते हैं उनको उठाने में ये युक्ति काम में आती है। जो भारी वाहन होते हैं जैसे ट्रक है, कार है, ये इन सब चीज़ों को उठाने में काम में आती है। अब देखो ये होता क्या है, द्रव चलित उत्थापक में द्रव द्वारा भरे
स्थान से विलगित, हमने जैसे ही ये एक डायग्राम बनाया है, हमने क्या किया है, एक द्रव चलित उत्तापक वाली एक ले ली जिसमें हमने दो एरिया लिए, एक है एरिया A1 और दूसरा एरिया है ये A2। आपको दिखाई दे रहा है एरिया A1 छोटा है, एरिया A2 बड़ा है, और हम इससे इस भारी वाहन को उठाएंगे। अब आखिर हम लोग कम बल लगाकर इस भारी वाहन को कैसे उठाए, यानी कि ये युक्ति हमारी कैसे काम कर रही है, किस सिद्धांत पर काम कर रही है, वो हम देखना चाह रहे हैं। तो द्रव चलित उत्तापक में द्रव द्वारा भरे स्थान से विलगित दो असमान क्षेत्रफल की दो पिस्टन लगी हुई है। मान ले कि बल F1 अनुप्रस्थ काट A1 के पिस्टन पर आरोपित हो रहा है। ये जो बल F1 है वो इस पिस्टन पर आरोपित हो रहा है जिसका अनुप्रस्थ काट है A1, और जो बल F2 है वो यहाँ है जिसका अनुप्रस्थ काट है, इस पिस्टन का अनुप्रस्थ काट कितना है, A2 है। अब देखो द्रव पर उत्पन्न जो दाब होगा, हमारा जो द्रव है उसके ऊपर उत्पन्न अगर मैं दाब निकालूं तो दाब जो P होगा वो कितना होगा, F1/A1 होगा नहीं होगा, होगा भाई। दाब जो होता है वो P जो होता है F/A होता है, बल कितना है F1 और A1। और हमें पता है कि पास्कल का नियम कहता है कि यह जो दाब है वो समान रूप से संचरित होगा, सभी बिंदुओं पर समान रूप से संचरित होगा, ठीक है, इसमें कोई हास होता नहीं है और सभी दिशाओं में ये समान रूप से संचरित होता है। तो अगर मैं इसी दाब को इसके लिए लिखूं तो क्या होगा, अनुप्रस्थ काट A2 पर लगने वाला मैं बल निकालूं, इस दाब को यूज करके मैं अनुप्रस्थ काट A2 पर कितना बल लग रहा है मैं वो निकालूं, तो बताओ F2 कितना होगा, F2 होगा, F जो होता है, P जो होता है वो F/A होता है। यहाँ से F बराबर आ गया PA, मुझे लिखना है F2, तो वही क्या होगा P2A2, लेकिन जो P2 है वो तो मेरा P के बराबर है, पास्कल का नियम कहता है। तो यहाँ से F2 बराबर कितना आ गया, PA2। P की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, F1/A1, तो ये इतना आ गया F1A2/A1, इतना आ गया। मेरा जो बल है F2 वो कितना आ गया, F1 का A2/A1 गुना है, यानी कि इस प्रकार प्रयुक्त बल ऊर्ध्वाधर दिशा में A2/A1 गुना बढ़ गया। बढ़ा या नहीं बढ़ा, ये जो बल है वो इस बल का A2/A1 गुना बढ़ गया। तो यही गुणांक, ये जो गुणांक होता है ना, इसे हम कहते हैं यांत्रिक लाभ। क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं यांत्रिक लाभ। और इसी चीज को यूज करके हम लोग कम बल लगा करके भारी जो वाहन होते हैं उनको हम आसानी से उठा सकते हैं नहीं, क्योंकि हमारा बल अगर कम है तो भी हमारा प्रयुक्त जो बल है ऊर्ध्वाधर दिशा में, ये जो बल है ऊर्ध्वाधर दिशा में ये बढ़ रहा है, कितने गुना, A2/A1 गुना। तो हम लोग कम बल लगा करके भी भारी वाहनों को आसानी से उठा सकते हैं। तो ये है द्रव चलित उत्तापक। तो ये इसका डायग्राम है, आप लोग बुक से द्रव चलित ब्रेक के बारे में आप खुद पढ़ेंगे, वो भी इसी तरह से काम करता है, आप लोग खुद से उसको पढ़ेंगे। और बुक में और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनको आप लोग मिस मत करिए। एक बार बुक को जो भी चैप्टर होता है उसको एक बार रीड आउट जरूर करिए, और वो भी अच्छे से, और प्रॉपर्ली आप लोग नोट्स बनाते रहिए। न्यूमेरिकल जो भी है वो आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलिए। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक हम और पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं धारा रेखीय प्रवाह। तो धारा रेखीय जो प्रवाह होता है वो क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे प्रक्षुब्ध प्रवाह। अब देखो धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है, हमारा जो द्रव्य जो तरल होता है वह धारा रेखीय प्रवाह का एक व्यवस्थित क्रम होता है, यानी कि हमारा जो तरल होता है वह धारा रेखीय प्रवाह में व्यवस्थित होता है, यानी कि इसका एक प्रॉपर क्रम होता है जिसमें द्रव के प्रवाह का एक क्रम होता है। अर्थात प्रत्येक जो कण होता है वह उसी, यानी कि तरल का जो भी प्रत्येक कण होगा वह उसी पथ का अनुसरण करेगा, उसी पथ का अनुसरण करेगा जो वहां से पहले वाला कण जो वहां से गुजरा है ना, उसी पथ में दूसरा आने वाला कण उसी पथ को अनुसरण करते हुए आगे बढ़ता है, यानी कि हमें एक व्यवस्थित क्रम प्राप्त होता है और इसी क्रम को हम कहते हैं धारा रेखीय प्रवाह। तो प्रत्येक कण उसी पथ का अनुसरण करता है जिस पर उससे पहले वाला कण चलता है। कण द्वारा चले गए जो पथ होता है, तो कण के द्वारा जो पथ चला गया है उसे हम धारा रेखा कहते हैं। धारा रेखा के किसी बिंदु पर, अब जो धारा रेखा होती है उसके किसी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट खींचो तो वो स्पर्श रेखा उस कण के वेग की दिशा को बताएगी। किसको बताएगी, उस कण के उस बिंदु पर द्रव का जो वेग होता है, यानी कि हमारा जो द्रव है उसका जो वेग है, कि द्रव का वेग पहले ऐसे था फिर ऐसे था फिर ऐसे था, उस बिंदु पर द्रव का जो वेग होता है उसकी दिशा को बताती है। अब देखो किस तरह से, जैसे हमारा कोई बिंदु हमने P ले लिया
कोई तरल है, उसका कोई कण है, बिंदु हमने पी लिया, तो इस पर हमने स्पर्श रेखा खींची तो इस तरह से खींची, यानी कि द्रव का जो वेग है वो इस तरह से है। फिर हमने ये ले लिया तो इस तरह से, ये ले लिया तो इस तरह से, ये ले लिया तो इस तरह से। तो बताओ एक व्यवस्थित क्रम हमें प्राप्त हो रहा है या नहीं? तो ये हमारा एक व्यवस्थित क्रम हमें प्राप्त होता है, इसे हम धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। अब देखो दो जो धारा रेखाएं होती है, दो जो धारा रेखाएं होती है वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों? अगर आपके पास में दो धारा रेखाएं आपको प्राप्त हो गई और अगर वो एक दूसरे को काट रही है, अगर आप उस पर वेग की दिशा निकालो, द्रव की वेग की दिशा, तो डेफिनेट सी बात है कि दोनों की अलग अलग प्राप्त होगी, यानी कि जो कण है वो हमें दो अलग अलग दिशाओं में प्राप्त होंगे। ऐसा पॉसिबल है क्या? एक ही बिंदु पर जो कण है उसका जो वेग है वो तो एक पर्टिकुलर दिशा में ही होगा। हमें क्या होगा? द्रव के वेग की दो दिशा मिलेगी। अगर दो धारा रेखा एक दूसरे को काटेगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना कि दो धारा रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि कटान बिंदु पर द्रव का जो वेग होता है उसकी दो दिशाएं प्राप्त होती है, जो पॉसिबल नहीं है द्रव की साम्य अवस्था में। अगर हमारा द्रव साम्य अवस्था में है तो ये चीज हमारी पॉसिबल नहीं है। अब देखो द्रव के प्रवाह की धारा रेखा एक सरल रेखा के साथ साथ जरूरी नहीं है कि द्रव के धारा प्रवाह की जो रेखा है ना वो सीधी हो, वो वक्र भी हो सकती है। अभी यहाँ पर हमें वक्र नजर आ रही है, नहीं आ रही है? तो ये सीधी भी हो सकती है, वक्र भी हो सकती है। धारा रेखीय प्रवाह के लिए किसी निश्चित बिंदु पर द्रव के प्रवाह का जो वेग होता है वो समय के सापेक्ष अपरिवर्तित होता है, यानी कि किसी अगर निश्चित बिंदु पर द्रव के प्रवाह का अगर आप वेग देखो ना तो वो समय के साथ में परिवर्तित नहीं होता है, किंतु अलग अलग बिंदुओं पर द्रव का जो वेग होता है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे इस बिंदु पर द्रव का वेग कुछ और, इस बिंदु पर द्रव का वेग कुछ और, इस पर कुछ और, इस पर कुछ और। वेग तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन किसी निश्चित बिंदु पर द्रव का जो वेग होता है वो समय के साथ अपरिवर्तित रहता है। तो द्रव का धारा रेखीय प्रवाह मुख्यतः उसकी शांता के ऊपर, द्रव जो होता है उसकी शांता के ऊपर डिपेंड करता है। शांता क्या होती है ये हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो द्रव का धारा रेखीय जो प्रवाह होता है वो उसकी शांता के ऊपर डिपेंड करता है, वो उसके घनत्व के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। यानी कि अगर आप चाह रहे हो कि आपका जो द्रव है वो एक सुव्यवस्थित क्रम में चले तो आपको लिए उसका प्रवाह कैसा होना चाहिए? धारा रेखीय प्रवाह। धारा रेखीय प्रवाह से मतलब सिर्फ हमारा इतना सा ही मतलब है। अब देखो हम क्या करते हैं, हमने एक डायग्राम लिया जिसमें हमने कोई तीन बिंदु लिए। एक बिंदु है P, यहाँ कोई Q, P, R और Q, तीन बिंदु ले लिए हमने। अब देखो तीन बिंदु P, Q, R है। इन समतल खंडों का चुनाव इस प्रकार किया जाता है कि इनकी सीमाएं धारा रेखाओं के समूह द्वारा निर्धारित हो जाए। इसका अर्थ है कि P, R तथा Q पर दर्शाए गए लंबवत समतलों से प्रवाहित होने वाले तरल कणों की संख्या समान है, यानी कि P, R और Q, जो P, R, Q बिंदु है उन पर हमारे जो भी लंबवत जो समतल पृष्ठ हमने लिए हैं उनसे प्रवाहित होने वाले जो तरल कण है इनकी जो संख्या है वो समान है, और इनसे जो धारा रेखाएं निकल रही है वो इस तरह से आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है। अब देखो यदि P, Q और R पर कणों के वेग, हमने मान लिया कि इन पर कणों का वेग तो अलग अलग हो सकता है, ये चीज तो हम अभी पढ़ के आई है, भाई कणों का वेग तो अलग अलग हो ही सकता है। तो मैंने इनके वेग मान लिए VP, VR और VQ, और इन तलों का जो क्षेत्रफल है वो भी हमें अलग अलग नजर आ रहा है, उनको मैंने मान लिया AP, AR और AQ। तो छोटे से समय अंतराल, अगर समय अंतराल बहुत ही छोटे से समय अंतराल की मैं बात करूं डेल्टा T, तो उसमें AP से गुजरने वाला जो AP जो है पृष्ठ, ये जो मेरा AP पृष्ठ होगा इससे गुजरने वाले तरल की अगर मैं सहती निकालूं, ठीक है, तो बताओ कितनी होगी? आपको अच्छे से पता है डेंसिटी जो होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है। आपको चाहिए मास, तो मास क्या आ गया? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सहती मतलब हमें संख्या चाहिए या उसका द्रव्यमान चाहिए। अब देखो डेंसिटी कितनी हो जाएगी, जिसको मैंने मान लिया ρ, V जो होता है उसको मैं A इंटू एल लिख दूं, AL लिख सकती हूँ ना। A की जगह मैंने लिख दिया A ऑफ, सॉरी A, ये P के लिए कर रहे हैं हम तो A ऑफ P लिख दिया। अब L जो है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ? वेग के फॉर्म में। वेग जो होता है वो dx ओवर dt होता है, या dl ओवर dt ऐसे मान लो, भाई इसको L की जगह x मान लो तो dx ओवर dt होता है। तो यहाँ से dx कितना आ गया? v dt। तो वेग के फॉर्म में ये क्या आ जाएगा? v और डेल्टा t। समय तो हमारा सेम है, और v कौन सा? p कण के लिए लिख रहे हैं तो p के लिए। तो ये हो गया मेरा डेल्टा t समय में AP से गुजरने वाले तरल की सहती। तो बताओ ये लिखना आसान है या नहीं? आपको कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला लगाना और यहाँ से इसको लिखना है। इसी तरह से
AR से गुजरने वाले तरल की सहती निकाल लो, उसको कह दो डेल्टा MR। डेल्टा MR कितनी हो जाएगी, ये समय तो सबके लिए सेम है। इसी तरह से Q के लिए लिख दो डेल्टा MQ, तो वो हो जाएगी इतनी। अब देखो इन सभी मामलों में तरल के बाहर निकलने वाले जो सहती है, तरल जो है उसके बाहर निकलने वाली जो भी सहती है वो उसमें आने वाली सहती के बराबर होगी, तभी तो हमारा धारा रेखीय प्रवाह होगा कि जितना इसमें से आ रहा है उतना ही इसमें से बाहर जाए। तो इसका मतलब है कि ये सारे के सारे आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और ये चीज हमने अभी अभी पढ़ी भी है कि भाई वेग तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमारी जो ये सहती है ये बराबर होनी चाहिए, जितनी इसमें से निकल रही है उतनी इसमें से बाहर है, यानी कि ये आपस में बराबर होनी चाहिए। तो ये आ गया हमारी इक्वेशन। अब देखो अगर हमारे जो तरल है वो असंपीड्य है, असंपीड्य तरल है, तो उनके लिए इनका जो घनत्व होता है वो क्या होगा, बराबर होगा। तो ये बराबर हो गया, तो बताओ ये जो इक्वेशन है ये इसमें कट जाएंगे ये सब। तो बताओ हमारे पास में क्या आया, डेल्टा टी भी सब में कट गए, तो हमारे पास में बचा AP VP बराबर AR VR बराबर AQ VQ। यानी कि कुल मिला के हम इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखे तो हम ऐसे नहीं लिख सकते AV बराबर कांस्टेंट, यही तो है। अब चाहे आप इसको P के लिए लिखो, चाहे Q के लिए लिखो, चाहे R के लिए लिखो, तीनों के लिए, तो AV बराबर मेरा स्थिरांक आ गया। तो या फिर AP VP बराबर AR VR बराबर AQ VQ, और इसे हम कहते हैं सातत्य समीकरण। क्या कहते हैं हम, सातत्य समीकरण। तो सातत्य समीकरण आपकी क्या होती है, AV बराबर स्थिरांक, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो ये आप ध्यान रखना। तो असंपीड्य तरल प्रवाह में यह सहती संरक्षण का कथन है, ठीक है। अब देखो AV जो है वो आयतन अभिवाह या प्रवाह दर को देता है, कि आयतन अभिवाह या फिर जो प्रवाह दर है उसको हमें ये बता रहा है। यह नली प्रवाह में सभी जगह के ऊपर स्थिर रहता है या नहीं है। AV बराबर कांस्टेंट है, चाहे आप P बिंदु पे चले जाओ, चाहे R पे चले जाओ, चाहे Q पे चले जाओ, सब जगह ये क्या है, कांस्टेंट है। तथा सक्रिय स्थान पर, अब देखो अगर हमारा स्थान सक्रिय है, अगर हमारा स्थान छोटा है और हमारा स्थान बड़ा है, देखा था आपने P इतना है और R इतना है, डायग्राम में देखोगे आप तो P छोटा है R बड़ा है। तो अगर हमारा स्थान सक्रिय है तो बताओ हमारा ये तो पूरा कांस्टेंट होना चाहिए सातत्य समीकरण से। तो अगर हमारा A छोटा है तो फिर हमारा वेग बढ़ जाना चाहिए, तभी तो ये कांस्टेंट होंगे। तो अगर हमारा स्थान सक्रिय है तो वहां धारा रेखाएं पास पास होती है और वेग हमारा बढ़ जाता है, तथा अगर हमारा स्थान बड़ा है तो वहां वेग घट जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसको आसानी से समझा सकते हैं। तो क्षैतिज पाइप में यह तरल दाब में परिवर्तन से संबंधित होता है। तो कुल मिला के धारा रेखीय प्रवाह में आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है, इसकी सातत्य समीकरण क्या होती है और इसका मीनिंग क्या है। सातत्य समीकरण का मीनिंग ये है कि अगर स्थान सक्रिय है तो धारा रेखाओं का वेग बढ़ जाता है और धारा रेखाएं वहां पास पास आ जाती है। इसी तरह से इसका विलोम भी होता है कि अगर AR बड़ा है AQ से तो VR बड़ा हो जाएगा, VR जो है वो VQ से छोटा हो जाएगा, अर्थात R से Q को प्रवाहित तरल त्वरित होता है। तो ये है हमारा धारा रेखीय प्रवाह। अब हम बात करते हैं विशुद्ध प्रवाह या फिर प्रशुद्ध प्रवाह की। अब देखो प्रशुद्ध प्रवाह क्या होता है, वो ये कि तेज बहती नदियां, जब नदियां आपने देखी होगी ना, जब तेज बहती है या बहुत तेज हवा चल रही होती है तो तूफान आता है, तो उस समय हमारा जो प्रवाह होता है ना वो अनियमित होता है नहीं होता, यानी कि हमारा जो प्रवाह है वो व्यवस्थित क्रम में नहीं रहा, वो अनियमित हो गया। और इसी अनियमित जो प्रवाह है उसी को ही हम कहते हैं प्रशुद्ध प्रवाह या फिर विशुद्ध प्रवाह। तो तेज बहती नदियों के जल का प्रवाह देख लो या फिर तूफान के समय वायु का प्रवाह, ये सारे के सारे अनियमित होते हैं। इनमें प्रत्येक कण किसी भी पथ पर चलेगा, अब वो अपने पीछे वाले कण के पथ का अनुसरण नहीं करेगा, वो किसी भी पथ पर चलता है। और द्रव के इसी तरह के प्रवाह को हम कहते हैं प्रशुद्ध प्रवाह। इसमें द्रव के कणों का जो प्रवाह होता है वो पूर्व कणों से भिन्न होता है। धारा रेखीय प्रवाह होता तो ये पहले वाला जो कण है वो अपने पीछे वाले कण के पथ का अनुसरण करता, लेकिन प्रशुद्ध प्रवाह में ऐसा नहीं होता है। ये जो होता है ये स्वतंत्र होता है, तथा प्रशुद्ध जो प्रवाह होता है द्रव का, यह जो प्रवाह होता है ये घनत्व पर निर्भर करेगा, जबकि हमारा धारा रेखीय प्रवाह तो घनत्व पर निर्भर नहीं करता है, तथा ये शांतता के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जैसे ज्वालामुखी जब फटता है तो निकलने वाला जो लावा होता है उसकी शांतता बहुत ज्यादा है। अगर शांतता बहुत ज्यादा है तो हम तो ये कह सकते हैं कि इसका प्रवाह धारा रेखीय होना चाहिए, लेकिन ये धारा रेखीय नहीं होता, क्योंकि हमारा धारा रेखीय जो प्रवाह है वो शांतता पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी ये धारा रेखीय नहीं होता,
क्योंकि और अत्यधिक तीव्र चाल से बहता है, क्योंकि इसका जो प्रवाह होता है वो विशुद्ध होता है और इस वजह से यह इसके घनत्व से निर्धारित किया जाता है, ना कि इसकी शांतता से। तो विशुद्ध जब प्रवाह होता है तो इस तरह का होता है, जैसे कोई ये एक प्लेट है जिससे जब कोई एक वायुयान जेट टकराता है तो इस तरह का विशुद्ध प्रवाह मिलता है, और ये धारा रेखीय प्रवाह का एग्जाम्पल है। ओके बच्चों, तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको आप बुक से और पढ़ेंगे तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक था मेनली दाब, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, वो कंप्लीट होता है। अब हम आगे आने वाले चैप्टर्स में और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे बर्नौली का सिद्धांत, उसके अनुप्रयोग वगैरह। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।